topic of keratoplasty. First there will be discussion, introduction, then techniques, indications, complications, and in the end there will be a short video demonstration. थोड़ी सी ऊंचा बोलेंगे तो अगर आप देख सकते हैं. What is endothelial keratoplasty? Definition: it is partial thickness corneal transplant where the host descendant membrane and endothelium are replaced by donor descendant membrane and endothelium. Techniques used in endothelial keratoplasty. There are mainly two techniques used in endothelial keratoplasty. First, DSAC and DMAC. DSAC, descendant stripping automated endothelial keratoplasty, and DMAC, descendant membrane endothelial keratoplasty. अच्छा, जो DSAC और DMAC है ना, ये DSAC और DMAC ये दोनों टेक्निक जो है वो सिमिलर ही हैं. इसमें बस एक स्लाइट डिफरेंस है कि जो DSAC है उसमें हम डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंडोथीलियम के साथ अलॉन्ग विद पोस्टीरियर स्ट्रोमा का पार्ट भी ट्रांसप्लांट करते हैं. जो DMAC है इसमें हम सिर्फ एंडोथीलियम और डेसिमेंट मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं. तो जो DMAC है उसमें इसीलिए जो ग्राफ्ट होगा वो थिनर होगा एज कम्पेयर टू DSAC जिसमें ज़रा थिकर होगा. जो DSAC है इसमें जैसे पहले बताया कि पोस्टीरियर स्ट्रोमा, डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम ये ट्रांसप्लांट होगा. जो DMAC है उसमें डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम. जो DSAC है इसमें जो ग्राफ्ट होगा इट इज़ थिकर एज कम्पेयर टू DMAC विच इज़ अबाउट 70 to 120 माइक्रॉन्स एंड 5 to 10 माइक्रॉन्स इन DMAC. This is a presentation. ये penetrating keratoplasty, this is full thickness. DAC हो गया, DSAC और DMAC. DSAC में जैसे आप देख सकते हैं ये जो पूरा ग्राफ्ट है यार, this is thicker as compared to DMAC. और इसमें जो है ना जो होस्ट और ग्राफ्ट जंक्शन होता है वो भी विजिबल होता है इन इंटीरियर सेगमेंट ऑफ सीट. जो DMAC होता है उसमें विजिबल नहीं होता है. एंड द ग्राफ इज थिनर इन DMAC. This is also comparison between DSAC and DMAC. जो DSAC है लर्निंग कर्व जिसमें इजी है एज कम्पेयर टू DMAC. माइक्रोटोम जो नीड ऑफ माइक्रोटोम इज इन DSAC एज कम्पेयर टू DMAC. ग्राफ्ट मैनिपुलेशन इज इजी इन DSAC. टिश्यू वेस्टेज इज लेस इन DSAC एज कम्पेयर टू DMAC. ग्राफ्ट डिसलोकेशन इज मोर इन DMAC एज कम्पेयर टू DSAC. Stromal interface is present in DSAC as compared to DMAC. It is visible in interior segment of CT. Visual recovery is slow in DSAC and more rapid in DMAC. Hyperopic shift. It is present in DSAC but not in DMAC. क्योंकि कभी कभार जो ग्राफ्ट और होस्ट जंक्शन होता है उसके बीच में भी एयर बबल या फ्लूइड आता है तो फिर उसकी वजह से हाइपरोपिक शिफ्ट आ सकती है. Chances of peripheral interior signing formation is more in DSAC. And percentage of cases with 6x vision is more in DMAC as compared to DSAC. This is interior segment OCT picture of DSAC and DMAC after surgery. जैसे इस पिक्चर में ये डिसाइड की है, ये जो ग्राफ्ट है इट इज़ मोर थिकर एज कम्पेयर टू, इसमें तो बहुत ही कम पता चल रहा है एज कम्पेयर टू DMAC. और ये जो है ना ये जंक्शन है ग्राफ्ट और होस्ट का. दिस इज जंक्शन जो विजिबल है इंटीरियर सेगमेंट ओसीटी, जो इसमें विजिबल नहीं है. एंड इट इज थिकर एज कम्पेयर टू DMAC. इंडिकेशन फॉर एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी. मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज फुक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी. ऑल एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफीज जिसमें एंडोथेलियम जो है ना कॉम्प्रोमाइज होता है उसमें हम एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कर सकते हैं कि स्ट्रोमा और जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं वो इंटैक्ट हो. तो उसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है फुक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी. अदर डिस्ट्रॉफीज जिसमें पोस्टीरियर पॉलीमॉर्फस कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो सकती है. कंजेनिटल हेरिडिटरी एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी जो उसमें भी हम एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कर सकते हैं. सेकंड मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज pseudophakic and aphakic bullous keratopathy. It is also very common. Then iridocorneal endothelial syndrome, ICE syndrome, and in the end failed endothelial corneal graft. जो पहले ही एंडोथेलियल की ग्राफ्ट किया वो फेल हो गया तो उसमें हम दोबारा एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी. Its advantages. It is less invasive. जैसे पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है उसमें तो फुल थिकनेस हमने कॉर्नियल ग्राफ्ट जो है उसको रिमूव करके जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट है वो हमने विद सूचर्स प्लेस करना है. तो उसमें ग्लोब जो है ना वो भी इंटैक्ट नहीं रहता और वो इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है. और नो कॉर्नियल ग्राफ्ट सूचर्स.
जिसकी वजह से इंड्यूस एस्टिग्मेटिज्म जो है ना, लेस चांसेस ऑफ इंड्यूस एस्टिग्मेटिज्म, फास्टर विजुअल रिकवरी, लेस रिस्क ऑफ इंड्यूस एस्टिग्मेटिज्म, ग्लोब इज इंटैक्ट, लेस रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन एंड शॉर्टेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फर्स्ट या 2 वीक्स में पेशेंट जो है ना फास्टर विजुअल रिकवरी होती है एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फर्स्ट 2 वीक्स के लिए चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड ग्राफ्ट अटैचमेंट। ग्राफ्ट अटैचमेंट को हमने फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव में देखना होगा। अगर ग्राफ्ट अटैचमेंट है तो फिर हमें दोबारा ग्राफ्ट प्लेसमेंट करनी पड़ेगी विद टेम्पोनॉड ऑफ एयर, और कभी कभी इंट्राकैम्बरल गैस भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। पीपल ब्लॉक, for people block, to prevent people block, we can prescribe dilating drops, and we can also perform peripheral iridectomy. Endophthalmitis, these are the early complications, and late complications include late endothelial failure, glaucoma and endothelial rejection. ये वीडियो है, सेम फोल्डर में नहीं होगी। हम फ्राउन इंसिजन के साथ डिसाइड किए हुए, ये यूट्यूब से मैंने लिया। फर्स्ट वी विल परफॉर्म पेरिटोमी, देन देयर विल बी स्कैलर ग्रोव विद क्रिसेंट ब्लेड, देन वी विल एंटर द एसी विद द केराटोम। ये हमने मार्किंग की कॉर्निया के साथ विद ट्रेफिन। Then we will enter AC, first inject viscoelastic, then with reverse Sinskey hook we will strip off descemet membrane. This procedure is also called descemetorhexis. इसका एक और नाम है descemetorhexis भी इसे कहते हैं। descemet membrane को peel off करके हमने remove करना from AC, धीरे चलने से remove किया, then enlarging the scleral tunnel with crescent knife. AC is washed, patient is pseudophakic. AC is washed, the gel is removed, graft is retrieved and inserted, tissue is inserted into the anterior chamber. Tissue is positioned, जिसके लिए हम एयर भी यूज़ कर सकते हैं टिश्यू को ग्राफ्ट पोजिशनिंग के लिए, और इन द एंड पेरिटोमी और हमने सूचर्स के साथ यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफ केयर फर्स्ट डे की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमने फर्स्ट 24 आवर्स में पेशेंट की पोजीशनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को हमने कहना है कि बैक पे स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में लेटे टुवर्ड्स द सीलिंग डायरेक्शन हो, कि जो ग्रेविटी इफेक्ट होगा एयर का जो फिर हम टेम्पोनॉट करेगा एंडोथेलियल ग्राफ्ट को। Post of care, patient should lie in supine position facing the ceiling for the first 24 hours to allow the air bubble के वो tamponade effect करे, and broad spectrum antibiotics and steroids to prevent rejection and infection. जो सारे कमेंट्स थे उसमें डिस्कशन में शामिल हो, इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि होस्ट टिश्यू की प्रिपरेशन, ग्राफ्ट टिश्यू है, होस्ट टिश्यू है जो लाइटें ऑन कर ले तुम्हें ग्राफ्ट टिश्यू है वो ग्राफ्ट टिश्यू जो है ना उसमें पहले तो हमने सबसे पहले होस्ट जो रिमूव करना है, उसके बाद हमने जो पेनिट्रेटिंग होती है उसमें तो हमने पहले दूसरा प्रिपेयर करना होगा। इसमें हमने पहले जो होस्ट टिश्यू है उसको रिमूव करके फिर ग्राफ्ट टिश्यू प्रिपेयर करना है। उसमें हमने पील ऑफ करना है डेस्मेंट मेम्ब्रेन को। उसमें हम अगर बेटर विजुअलाइजेशन हो तो उसमें हम ट्राइपल ब्लू के साथ भी हम स्टेन कर सकते हैं कि टू गेट बेटर विजुअलाइजेशन कि हम डेस्मेंट मेम्ब्रेन उसमें कुछ और जो साथ रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी शुरू क्यों की गई। जो पहली केराटोप्लास्टी है उसकी निस्बत इसमें क्या एडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस नंबर 1, स्ट्रोमल रिजेक्शन और एपिथेलियल रिजेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ एंडोथेलियम ग्राफ्ट कर रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्लोब रप्चर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रिहेबिलिटेशन जल्दी हो जाती है। तो ये
जो थे एडवांटेज, इस वजह से एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी इतनी ज़्यादा हुई कि वो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी से भी ज़्यादा हो गई। 2012 में यूएसए में ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो जो फर्स्ट ग्राफ्ट थे उनमें मैनुअली डेस्मंड मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम को रिमूव किया गया था, इसलिए उसका नाम रखा डेस्मंड स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। बाद में माइक्रोकेराटोम से उन्होंने एंडोथेलियम का एक और डेस्मंड मेम्ब्रेन का एक बटन लेना शुरू कर दिया, इस वजह से उसको कहा गया डेस्मंड स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, AAT। तो DSEK है और DSEAK, ऑटोमेटेड का मतलब माइक्रोकेराटोम के साथ। और ये अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मजीद जो टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोमा इन द ग्राफ्टेड कॉर्निया, तो DMAC शुरू की, डेस्मंड मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जिसमें स्टोमल टिश्यू ना होने के बाद सिर्फ डेस्मंड मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, बट एंडोथेलियल रिजेक्शन इज स्टिल पॉसिबल। इसमें दो टर्म यूज होती है, एक है एंडोथेलियल फेलियर, प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर। एंडोथेलियल सेल लॉस हो जाएगा किसी भी वजह से तो ग्राफ्ट फेल हो जाएगा, वो एक्सेसिव मैनिपुलेशन की वजह से हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन या प्री ऑपरेटिव आपने एंडोथेलियम लेट से हो डोनर में ही एंडोथेलियम काउंट कम है तो ग्राफ्ट विल नॉट सर्वाइव, स्टोमल एडीमा हो जाएगा, एपिथेलियल एडीमा हो जाएगा, कॉर्निया ये हो जाएगा। सो एक तो हमने एंडोथेलियम की इंटेग्रिटी प्री ऑपरेटिवली और पर ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली उसको इंश्योर करना होता है कि एंडोथेलियम की। और सेकंड इज रिजेक्शन। रिजेक्शन में जो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है उसमें खुदादोस्त लाइन होती है, एक लाइन होती है जहाँ पे आपको ओपेसिटीज नजर आती हैं और कॉर्नियल स्टोमा में और एपिथेलियम में एडीमा हो जाता है क्योंकि एंडोथेलियम काम नहीं कर रहा। लेकिन जो एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी है उसमें वो खुदादोस्त लाइन नहीं होती, ओपेसिटीज अपीयर होती है। सो इसकी जो प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन के लिए हमें स्टीरॉइड्स इनडेफिनेटली यूज करने होते हैं सारी जिंदगी, 1 ड्रॉप अ डे। इस हिसाब से दो किस्म के पेशेंट्स होते हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क। हाई रिस्क वो होते हैं जिनमें वेस्कुलराइजेशन या कॉर्नियल प्रॉब्लम्स हों, उनमें हम ज़्यादा स्टीरॉइड इस्तेमाल कराते हैं, और जो लो रिस्क हैं जैसे केराटोकोनस का उसमें काम करते हैं। कमिंग टू द एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जो इंटरफेस है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है होस्ट और रिसिपिएंट के लेवल पे। और अभी जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि जो आई बैंक प्रोवाइड करते हैं वो प्री कट एंडोथेलियल बटन भी प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर एक एस बना होता है। एस का मतलब ये होता है कि आपको ओरिएंटेशन में अगर आप उल्टा डाल दें, एंडोथेलियल साइड बजाय नीचे होने के एंटीरियर चैम्बर की तरफ अगर ऊपर हो जाए तो वो पता नहीं चलता, एस से पता चलता है जो ऊपर स्टैम्प किया हो। इसलिए एंडोथेलियल ग्राफ के ऊपर कोई लेटर लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी करेक्ट ओरिएंटेशन है। बाकी इसका जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये वो इंजेक्टर सा होता है, जैसे जोन्स ट्यूब है, मिस्टर जोन्स ट्यूब जो हम यहाँ पे डाल उस तरह की जोन्स ट्यूब है, वो बिल्कुल IOL के इंजेक्टर की तरह है। उसमें ये बटन रख के उसको आहिस्ता से एंटीरियर चैम्बर में पुश कर देते हैं, जैसे आप इंट्राओक्युलर लेंस इंजेक्ट करते हैं। और ये डिफरेंशिएशन के लिए एंडोथेलियम और डेस्मंड मेम्ब्रेन दोनों साइड की टाइपन ब्लू से उसको स्टेन करते हैं, राइट। सो ये जो अब प्रोसीजर है वो मैंने जिस तरह कहा कि पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस और मिलीज इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसको एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी को प्रमोट करने। एनी क्वेश्चन? तो उसकी सर्जरी तो बड़ी ज़बरदस्त है। कभी आप लोगों ने कभी खुद डेस्मंड अटैचमेंट सर्जरी की? आपने किसी ने किसी ने जवाब में तो की हुई है, सारे दिन की होगी। आप में से कभी किसी ने डेस्मंड अटैचमेंट सर्जरी की? सर ये तो बस वो हाँ, और उसकी क्या टेक्निक क्या?
उसी के सारा गेम उसी सर, ये opposite सर्जिकल side प्रोसेस से- इसका उससे मुख्तलिफ नहीं है। क्या होता है ऑपोजिट साइड से हम इंजेक्ट करते हैं एयर बबल ताकि वो फिर स्ट्रेटनिंग हो जाए हम जो फ्लूइड है उसके अंदर रेस्पिरेट और कॉर्निया के अंदर से फ्लूइड निकालते हैं जी और एक तरफ से एंट्री करके और उसमें विस्कोलास्टिक भी डाल सकते हैं, फ्लूइड से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें जैसे भी यूज Yes. टेम्पोरेट डालते हैं। टेम्पोरेट जो कि एयर भी हो सकता है या फिर SF6 गैस भी हो सकती है। SF6 गैस कैसे डालते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं वो पता होना चाहिए। हम जो SF6 है वो 20% यूज करते हैं। हमने डायरेक्ट एक दफ़ा किसी मैंने देखा था उसका फिर प्रेशर ही कंट्रोल किया, उसने डायरेक्ट 0.3 ml इंटीरियर चैम्बर डाल वो एक्सपैंड की और अगले दिन हम पारे हो गए। तो आपने आइसोवॉल्यूमेट्रिक यूज़ कर दिया। आइसोवॉल्यूमेट्रिक इज 20%। तो ये वही टेक्निक है। इसका सिर्फ जो बटन है वो मिलना मुश्किल है, वो हमारे पास अमेरिकन बैंक के थ्रू आएगा, वो महंगा है और वो उसकी कॉस्ट अफोर्ड करना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन पूरे $2,500 का शायद। तो उसमें जो है उसको मतलब ये काम वही है। स्टेपलिंग बड़ी सिंपल है। जब हम एक नॉर्मल सी सर्जरी में भी कभी कभार गलती से अटैचमेंट डिटैच कर सकते हैं, तो इसमें भी करना मुश्किल नहीं है। स्टेपलिंग की और उसके बाद जस्ट अंदर जाके उसको डाला और नीचे आपने एयर बबल डाल दी। तो ये कोई सर्जरी मुश्किल नहीं है, बहुत क्रेटोप्लास्टिक इसमें बहुत आसान सर्जरी है। लेकिन रिजेक्शन के बारे में जो उनके वर्ल्ड वाइड हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं। जो मैंने यहाँ 3-4 क्रेटोप्लास्टी देखी हैं वो हमारे ही दोस्त हैं खालिद साहब, डॉक्टर खालिद, उन्होंने किए। उनमें से 1-2 केस मैंने देखे हैं वो रिजेक्ट हो गए थे। तो उसमें क्योंकि एंडोथेलियल रिजेक्शन है, आपने कहा कि डी मैक रिजेक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कम है डी सेक की ज़्यादा है। क्योंकि सारी रिजेक्शन जितनी पेनिट्री क्रेटोप्लास्टी में है वो एंडोथेलियल है। जो एपिथेलियल रिजेक्शंस हैं वो ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होती, और होती भी है तो वो कंट्रोल हो जाती है। स्ट्रोमल रिजेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ज़्यादातर रिजेक्शन और फेलियर दोनों की काज एंडोथेलियल। तो एंडोथेलियम अगर अच्छी फ्रेश अच्छी हेल्दी मिल जाए और जस्ट लाइक फेको सर्जरी आप उसको इम्प्लांट करें और दैट्स अ परफेक्ट रिजल्ट। जिसमें कामयाब हो जाए उसमें 6 मिलियन इज नॉट अ बिग मैटर। सर इसको डैल के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि डैल प्रोसीजर हो रहा है तो एक ही ग्राफ के साथ वो डैल और फिर साथ में वो हमें अगर बैंक से मंगवाएंगे वो तो हमें एक चीज़ देंगे। अगर हमारे पास अगर हमने खुद करना है तो खुद उसको सेव करके तो ये लेकिन मेरा ख्याल है उसकी कोई लर्निंग कर्व भी होगी, क्योंकि हम उसको या तो माइक्रो कैरेटोम यूज़ करें, अगर हम उसको खुद यूज़ निकालेंगे तो हम उसमें वो डेस्कन में कट हो सकती है, जो कि फिर पता नहीं उसका फ़ायदा होगा कि नहीं। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। जो प्रोसीजर है इसमें बेसिक चीज़ ये है कि आपने ग्राफ जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम का उसमें इंटीरियर चैम्बर में इंजेक्ट करके उसको एपोजिशन में रखना है कॉर्नियल मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप अक्सर लोग करते हैं, कुछ वैसे कंट्रोवर्सी है, कोई लोग नहीं भी करते, वो जो इन्होंने दिखाया वो है जो सिंस्की हुक है उसको डाल के ये कॉर्नियल एंडोथेलियम, तो एंडोथेलियम और डेस्मेंट मेम्ब्रेन को डिटैच करते हैं, जिसको आपने डेस्मेटोरेक्सिस का पूरी की पूरी डेस्मेंट मेम्ब्रेन्स को पील करते हैं, कोशिश करते हैं वन गो में करें और इसको स्कोरिंग भी करते हैं। स्कोरिंग ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन इज पीलिंग ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम द रेसिपिएंट कॉर्निया, ताकि जो नई एंडोथेलियम और डेस्मेंट मेम्ब्रेन है उसकी जगह बन सके। अब ये जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं वो बहुत क्रूशल है इस अटैचमेंट स्टिकिंग में। उसके लिए आप इंश्योर करते हैं कि अगर आपने एयर इंजेक्ट किया है तो 40 to 60% ऑफ द इंटीरियर चैम्बर शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एयर बबल। अगर आपने 20% सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 यूज़ किया है तो फिर 80% इंटीरियर चैम्बर आपने फिल करना है। और एयर जो है वो 2 to 4 डेज तक रहती है और जो SF6 है वो 4 to 7 डेज तक रहती है इंटीरियर चैम्बर में। लेकिन क्रूशल जो है वो फर्स्ट 24 आवर, इसलिए फर्स्ट 24 आवर में 2-3 आवर्स हम कहते हैं पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रहे, और जहाँ पे इंट्रा ऑपरेटिव OCT की फैसिलिटी है वहाँ पे उस वक्त करके देखते हैं कि ये एयर जो है वो कहीं ग्राफ और रेसिपिएंट के दरमियान में तो नहीं आ गई, तो वो उसकी एडहेरेंस कम करते हैं। विस्को इलास्टिक और एयर इन बिटवीन द ग्राफ एंड द रेसिपिएंट अगर आ जाए
तो ग्राफ्ट के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इंट्रा ऑपरेटिव ओसीटी एंटीरियर सेगमेंट जहाँ है और पोस्ट ऑपरेटिव ओसीटी, कई दफ़ा पोस्ट ऑपरेटिव ओसीटी पे पता चलता है कि भाई ये ग्राफ्ट तो अलहदा बैठा हुआ है रेसिपिएंट से, तो फिर हमें रीबबल करना पड़ता है, दोबारा एयर इंजेक्ट करना, तो इन कॉन्टैक्ट लाना जरूरी है। बाकी जो एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसमें रिजेक्शन जो है 1 to 2% ओवर ईयर ऑफ 5 years सर्वाइवल जो है वो 99 to 98% है, 1 to 2% रिजेक्शन रेट है, जो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी से बहुत बेहतर है कि जैसे कि हमने कहा स्टोमा भी नहीं है और हमारे जो नॉर्मली मोरिया प्रोफाइल है इससे भी हम ये सेपरेट कर सकते हैं डेस्मोड मेम्ब्रेन को अलग। ठीक, वो इसलिए हमने जो जो यहाँ पे प्रोफाइल है वो फुल थिकनेस के लिए है, जो इसमें दो वर्ड यूज होते हैं ना, एक है पंच और एक है ट्रिफाइन। जो आपके पास डोनर आता है उसको आप जो काटते हैं वो पंच के साथ, और वो हुसैन पंच उसके ऊपर लिखा होता है, वो मोरिया नहीं है, मोरिया की ही प्रोडक्ट है वो ट्रिफाइन। जो हम पेशेंट होता है रेसिपिएंट उसके ऊपर जो कॉर्निया काटते हैं वो ट्रिफाइन के साथ करते हैं। पंच में जो हम पंच रख के कॉर्निया के ऊपर प्रेस करते हैं, क्लिक की आवाज़ आती है तो वो फुल थिकनेस कॉर्निया कट जाता है। अगर ना पूरा कटे तो हम सीजर से कंप्लीट करते हैं। और जो ट्रेफाइन है उसको हम रोटेट करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इतने मिलीमीटर माइक्रोन में 600 500। तो जब आप पेनिट्रेट करते हैं वो कॉर्निया और एक तरफ से आप प्रेस करते हैं ताकि उस तरफ से वो एसी में एंटर हो जाए, आपको फ्लूइड निकलता हुआ नजर आता है, इसका मतलब आप एसी में एंटर हो गए। अगर ना आप एंटर हुए आप ब्लेड से एंटर हो और उसमें विस्को इलास्टिक डाल के और फिर सीजर के साथ कॉर्नियल बटन वो कंप्लीट डिसेक्शन करते हैं। सो पंच और ट्रिफाइन। अब एंडोथेलियम एक क्वेश्चन कंप्लीट जो आपसे ऊपर है शुरू से ये तब से एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कि कभी इसमें ये ट्राई किया है कि आप स्ट्रिपलिंग ना करें और फिर डबल डेस्मेंट। हाँ, मैंने जिस तरह कहा ना, ये मैंने कई प्रेजेंटेशन ऑस्ट्रेलिया में और जापान में जो सुनी, ये 2012 की बात कर रहा हूँ। ये प्रोसीजर शुरू हुआ है 1998 में, प्राइस ने शुरू किया था। तो 2012 तक काफ़ी लोग, मतलब हांगकांग की एक टीम थी उसने प्रेजेंटेशन दी, एक सिंगापुर की टीम थी उसने प्रेजेंट। तो ये कंट्रोवर्सी थी कि जी डेस्मेड मेम्ब्रेन, एक ग्रुप कहता है कि जी पहले ही एंडोथेलियम खत्म हुई है उसको और क्या करने की जरूरत है, एंडोथेलियम नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप एंडोथेलियम लगा दें। दूसरा कहता है नहीं, जो थोड़ी बहुत है उसको पहले उतारें और फिर नहीं लगाएं। तो ये कंट्रोवर्सी है, इसमें अभी वो नहीं करेंगे। 12 स्कोरिंग करते हैं ऐसे रिवर्स सेंस की हुक से डेस्मेड मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम फील करके पूरे का पूरा। तो जैसे हम एंटीरियर कैप्सूल निकालते हैं ना एक दो, उसी तरह रिकमेंड करते हैं कि डेस्मेड मेम्ब्रेन भी पूरी की पूरी आप निकालें। और जो पेशेंट्स 50 प्लस के हैं उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि जी आप साथ कैटरेक्ट भी निकाल दें, या लेंटिकुलर पैस्टीज है, कैटरेक्ट है, तो वो प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाए। सो यू कैन कंबाइन द टू प्रोसीजर्स, पहले आप कैटरेक्ट निकालें फिर आप एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। चलिए इसी से लिंक एंडोथेलियम का तो नहीं, लेकिन जो डैल के बाद एक प्रोसीजर मैंने खुद देखा था कि वो उन्होंने डैल किया और डैल करते हुए जो एंडोथेलियम थी उसको स्ट्रिप करना भूल गया प्रोसीजर में, जिस पोस्ट ऑफ मैंने खुद देखा। तो उन्होंने उसी तरह डेस्मेड का बेड क्रिएट करके पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर लगा दिया और वो कम से कम 10 साल के बाद फिर तो वो पेशेंट आता रहा, फॉलोअप होता रहा, उसमें दोनों नजर आती थी उसकी डेस्मेड एंड द पेशेंट वाज डूइंग फाइन। तो ये डबल डेस्मेड पेशेंट वाज डूइंग फाइन। ये ओसीटी एंटीरियर सेगमेंट की बहुत वैल्यू है, आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन नज़र आ जाता है। जो प्रॉब्लम होती है ना, वो मुझे याद है एक केराटोप्लास्टी में मैंने जब वो करने की कोशिश की ट्रिफाइन और सीजर्स के साथ, तो डेस्मेड पीछे रह गई और बाकी का स्टोमा मैं अपनी तरफ से मुतमईन था। बाद में मैंने देखा वो तो डेस्मेड पड़ी हुई है, इतनी वो फ्लिम्सी सी होती है और ट्रांसपेरेंट होती है कि उसको मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सो ओसीटी पे ये एक पूरी लाइन नज़र आती है कि जी ये डेस्मेड मेम्ब्रेन जो है वो अलग पड़ी हुई है, तो दोनों के दरमियान में जो गैप होता है वो ऑब्वियस हो जाता है।
सो ये जो माइक्रोकेराटोम के साथ उतारते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन उसकी वजह से भी इरेगुलरिटी आ जाती है, आ सकती है, तो वो भी ठीक हो जाती है। इन्फेक्शन इज ऑलवेज अ थ्रेट इन एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, सो उसके लिए हमें जो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं आपको, प्लस ये कि एंडोथेलियल रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन हो जाए तो फिर ओरल स्टीरॉइड शुरू करते हैं। ओरल स्टीरॉइड में आप 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रेडनिसोलोन टैबलेट देते हैं, और जो नॉर्मल कॉर्नियल ग्राफ्टिंग में हम स्टीरॉइड देते हैं वो टॉपिकल देते हैं, वो ओरल नहीं। लेकिन अगर रिजेक्शन हो जाए तो फिर ओरल, इंट्रावीनस और पेरिऑक्युलर सब कंबाइन करते हैं। नॉर्मल रूटीन जो हमारी है वो ये है कि हाई रिस्क केसेस में हम 1 आवर्ली प्रेडनिसोलोन 1% या बीटामिथासोन 0.1%, अगर ये स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर हो तो लोटिप्रेडनॉल जो या फ्लोरोमेथ्लोन इस पे आता, या टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट, वैसे स्किन की ऑइंटमेंट है लेकिन वो नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टीरॉइड फ्रीक्वेंटली डाल रहे होते हैं। तो आमतौर पे केराटोप्लास्टी के पेशेंट में हम, जिस तरह मैंने कहा, हाई रिस्क केसेस में 2 आवर्ली और लो रिस्क केसेस में 3 आवर्ली ड्रॉप्स देते हैं, और अगर रिजेक्शन हो जाए तो फिर 1 आवर्ली पे आए। ये प्रिवेंशन ऑफ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रिजेक्शन में ये तकरीबन 3 महीने के लिए देते हैं। 3 मंथ्स के बाद इसको रिड्यूस करके 4 टाइम्स अ डे पे लेके आते हैं, और 1 साल के बाद बाकी सारी ज़िंदगी के लिए हम 1 ड्रॉप वंस अ डे यूज़ करते हैं। एक वजह के ग्लाकोमा के पेशेंट्स ग्लाकोमा और कैटरैक्ट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड टाइप के हो जाते हैं। अगर आपने एडवांस ग्लाकोमा है उसमें प्रेटोप्लास्टी करेंगे तो या तो एजीटी साथ डालें या फिर आप फेलियर की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेटिकुलसली फॉलो करें, अगर मसला होता है तो फिर आप स्टीरॉइड चेंज कर दें, या फिर जिस तरह सब कह रहे हैं उसमें सर्जरी करें। सर्जरी हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि पहले एंडोथेलियल खतरे में पड़ी होती है, तो जितनी ट्रेबिकुलेक्टमीज होंगी या शंट सर्जरीज होंगी एंडोथेलियल खतरे में रहे और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो, विट्रेक्टमी और इस तरह की जो भी प्रोसीजर है उसमें एंडोथेलियम एट रिस्क होता है। तो ये जो आप एयर फिल करते हैं इसमें इंफीरियर पेरिफेरल आयरेक्टमी या यैग और आयरेक्टोमी करते हैं, क्योंकि एयर बबल ऊपर चले जाते हैं, और अगर वो आयरस के पीछे चले जाए तो आयरस को इंटीरियरली पुश कर देगा, प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाकोमा हो जाएगा, और 2-3 दिन रहेगा तो इंटीरियर सैनिकिया बन जाएगा। सो पेशेंट को फर्स्ट डे पे जब बबल बिल्कुल भरा हुआ है, प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाकोमा होने का खतरा है, उस पेशेंट को कहते हैं सुपाइन पोजीशन ले, ताकि एयर बबल ऊपर आयरस के एंटीरियर। तो इंफीरियर जो पेरिफेरल आयरेक्टमी है वो ज़रूर करते हैं जब आपने एयर या हाँ, तो इसमें प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लाकोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने जब भर दिया एयर एंटीरियर चैम्बर में, एक्वस को प्यूपिल तो इतनी स्टे कर ही नहीं सकती, वो आमतौर पे 3 डेज 4 डेज कर सकते हैं। एंडोथेलियल लेकिन अगर एसएफएक्स वगैरह डालते हैं तो यस आई एग्री, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम तो ये जो रेस्टमेंट अटैचमेंट सर्जरी है ये हमने बहुत सारे पेशेंट्स में कर चुके हैं पहले। हमारे अपने पेशेंट्स जो है जिनके देखा कि रेस्टमेंट अटैच हुई है, हम एयर डालते हैं और बाद में एयर फ्री ठीक होता है, SF6 भी डालते हैं। आइसोमेट्रिक जब गैप डालते हैं उसमें भी यही की जरूरत है। PI की जरूरत में नहीं, ये PI is indicated only for one condition, जब हम उसमें जिसको हम जैपनीज बटन होल रेडिक्टरी कहते हैं, जो इंफीरियर रेडिक्टरी है, वो सिर्फ उस वक्त होती है जब उसके बैक साइड पे प्रेशर है, लेंस की बैक साइड पे प्रेशर है, चाहे जैसे कि हमने ऑयल डाला हुआ है और पेशेंट एफेक्टेड है और हम उसके प्यूपिल ब्लॉक हो जाता है तो हम उसके जो इंफीरियर साइड से फ्लूइड कम से कम ऊपर आता है। जब आपके इंटीरियर चैम्बर के अंदर है तो इंटीरियर चैम्बर के अंदर कोई चीज़ भरी हुई है और वो एयर है तो मोस्ट लाइकली वो किसी भी तरीके से प्यूपिल के रास्ते पर थोड़ा बहुत रास्ता निकाल देंगे। मैंने नहीं कहा उसके लिए हमने रेडिक्टरी की जरूरत। आप वैसे ये भी पॉलिसी रख सकते हैं कि आप इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मॉनिटर करते रहें और जहाँ पे प्यूपिलरी ब्लॉक हो तो आप कर दें। लेकिन मैं वो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की रिकमेंडेशन बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी में जब आप एयर डालते हैं तो
आप ज़रूर इनकी आइडेंटिफिकेशन करें। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के केसेस में कि मैं आपको कहूँ कि वो ये ठीक है या ठीक है, दोनों ओपिनियन आपके सामने होने चाहिए। एविडेंस बेस्ड हाँ, मतलब उनकी रिकमेंडेशन ये है। प्रैक्टिकली ये देखा कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस देखी एयर डाली बल्कि केस या अगर डॉक्टर फैजल का इसको आपने मैंने लोगों ने 3-4 दफा रीडू किया उसको रेस्पेक्ट वापस आ गया फिर हमने डिस्पल लास्ट वीक प्लस एक कॉम्बिनेशन किया अल्टीमेटली उसको चौथी या 5वीं अटेम्प्ट में हाँ, तो मतलब फुल एयर चैम्बर कर देते थे लेकिन वो उसमें मेन जो हमें ख्याल रखना होता है ना वो यही है कि एयर या इसको इलास्टिक वो ग्राफ्ट और होस्ट के दरमियान में ना है, रेसिपिएंट के दरमियान। वो अटैचमेंट जो ग्राफ्ट की है वो नहीं होएगी प्रॉपर, तो वो एडेरेंस नहीं होएगी। उसमें शायद एक वजह ये भी हो उस अगर आपकी उस बात को माना जाए तो ये है कि इसमें हमने बूंद जो है हमारा बड़ा टाइट स्टिच कर दिया, जबकि फेको के बूंद को हम कभी स्टिच नहीं करते, तो इसमें एयर के बाहर निकलने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो एंडोथेलियल रेटिनोप्लास्टी है उसमें एयर इंट्रैप रहेगी कम से कम फॉर 24 आवर्स और ट्रिपल ब्लॉक कर सकती है। इन दैट केस वो यू कैन जस्टिफाई पार्शियल इंफीरियर बेसिकली ये